So welcome dear students. Now we will see the problem of multivariable optimization. So see carefully the problem which is in front of you. ध्यान से देखो प्रॉब्लम को. क्या है प्रॉब्लम? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ बॉक्स ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम विथ लार्जेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, जो उसमें डाल सके, इन अ स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस. अब ये इमेजिन करके चलो कि आपको ऐसा बॉक्स चाहिए, ऐसा बॉक्स बनाना है जो आप यूनिट रेडियस के स्फीयर में क्या कर सको, इंसर्ट कर सको. ठीक है, तो अब ऐसा इंसर्शन वाला बॉक्स बनाना है और वो भी लार्जेस्ट वॉल्यूम का. अब इंस्क्राइब्ड होना, इसका मतलब क्या होना कि वो उसमें पूरा समा जाए, इधर उधर ना जाए, यानी मूव ना हो, इधर उधर कहीं मूव ना हो, पूरा मूव हो जाए वो. यानी अब वो कैसा होना चाहिए, अब वो सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि वो बॉक्स पूरे तरीके से उस स्फीयर में चला जाए. इसका मतलब उसके तीन ऑप्शंस हो सकते हैं, ध्यान से सुनना. पहला ऑप्शन, स्फीयर बॉक्स के अंदर हो, यानी बॉक्स के पूरे कॉर्नर बाहर निकल जाए. दूसरा ऑप्शन कि स्फीयर ऐसा हो कि जिसके पूरे एंड पे वो बॉक्स निकल जाए, है ना. तीसरा ऑप्शन, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. तीसरा ऑप्शन कि स्फीयर ऐसा हो जिसके पूरे सरफेस पे बॉक्स के कॉर्नर्स हो, यानी वो बॉक्स और स्फीयर के कॉर्नर तीनों कैसे पूरे, मेरे बॉक्स के सभी कॉर्नर्स और स्फीयर का सरफेस एक. अंडरस्टूड? बॉक्स और स्फीयर के सभी कॉर्नर्स क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना इसमें कैसा कि, यानी मुझे ये चाहिए कि वो जो बॉक्स है वो कौन से भी हालत में, जो बॉक्स है मेरा, वो कौन से भी हालत में स्फीयर को एक्सीड नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए. ठीक है, तो इस केस में ऐसा कंसीडरेशन करने के लिए हम सबसे पहला कंसीडरेशन ये करते हैं कि जो दिया हुआ बॉक्स है या जो दिया हुआ स्फीयर है, क्योंकि स्फीयर के अंदर मुझे वो बॉक्स चाहिए ना, तो स्फीयर जो है वो स्फीयर मुझे कैसा चाहिए, पर्टिकुलरली देखो मुझे स्फीयर चाहिए. तो वो जो स्फीयर है मैं कंसीडर करके चलता हूं कि ये पूरा स्फीयर ओरिजिन पर सिचुएटेड है. ठीक है, ओरिजिन पर सिचुएटेड है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट द स्फीयर इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे अगर है तो अब हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि द सिस्टम, उसकी जो डायमेंशंस होंगे वो x1, x2, x3 होंगे. यानी हम जो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस बात करते हैं ना, वो x एक्सिस, z एक्सिस बात, y एक्सिस बात नहीं करेंगे, हम करेंगे x1, x2 एंड x3. उसके साथ अब अगर ऐसी केस है तो वो बॉक्स अगर है तो वो बॉक्स ओरिजिन के इधर भी होगा, ओरिजिन के उधर भी होगा. ठीक है, वो स्फीयर है तो स्फीयर यूनिफाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी एक्स एक्सिस पर भी इधर ही होगा, एक्स एक्सिस पर भी उधर ही होगा, राइटली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि यूनिट डायमेंशन है. तो हम जो बॉक्स की साइड से वो कंसीडर करते हैं 2x1, 2x2, 2x3. सो अब ध्यान से सुनो, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज गिवन बाय f of x1, x2, x3 इक्वल टू 2x1, 2x2, 2x3, दैट इज 8x1, x2, x3. वॉल्यूम कैसे हो सकती है बॉक्स की? उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन. अब लेकिन जो स्फीयर है वो कैसा दिया हुआ है, वो यूनिट रेडियस का है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सो इट इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इक्वल टू 1. नाउ लिसन टू मी कि दिस इज योर मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन f of x1, x2, x3. दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. योर ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड द बॉक्स ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम. अंडरस्टूड? But your constraint is कि it should not exceed the dimension of a sphere. Understood? So this is your objective function and this is your constraint. So what is the constraint? Constraint मतलब ये कि जो exceed ना हो. मैं फिर से एक बार constraint समझा देता हूँ. 11th 12th में, 10th में हम जब सीखते थे तब 10th में पप्पा ने हमको कहा था कि तू 10th में अच्छे मार्क ला तो फिर मैं तुझे क्या करूँगा, साइकिल दिला के दूंगा. अच्छे मार्क लाओ, साइकिल दिला के दूंगा. अगर मार्क अच्छे आए नहीं तो साइकिल का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता.
समझ में आ रहा है? कंडीशन है अच्छे मार्क तो क्या मिलेगी? साइकिल मिलेगी। अंडरस्टूड? तो ये बात याद रखना। यानी अब हम जो कहेंगे कि द बॉक्स शुड बी सच दैट ऑल इट्स कॉर्नर्स शुड लाई ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अंडरस्टूड? ऑल इट्स कॉर्नर्स शुड लाई ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इज इट क्लियर? अब जरा ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 जो है पिछला वाला इक्वेशन 1 दैट शुड सेटिस्फाई इक्वेशन 2। डन? यानी अब इक्वेशन 2 क्या कहता है? तो इक्वेशन 2 था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x1 स्क्वायर प्लस वाई x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इक्वल टू 1। सो x3 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। और x3 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का 1/2। अब द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी रिटन एज, यानी इक्वेशन को फिर से रीराइट कर सकते हैं हम। अब वो 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में आ गया, तो वो क्या हुआ? f of x1 x2 इक्वल टू 8x1 x2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का पावर 1/2। इज इट क्लियर? द कंडीशन फॉर द एक्सट्रीम पॉइंट, यानी दिस इज मेन ऑब्जेक्टिव पॉइंट, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नाउ द कंडीशन फॉर एक्सट्रीम पॉइंट इज गिवन बाय हेसियन मैट्रिक्स डा बाय f बाय डा बाय x1 इक्वल टू 0, डा बाय f बाय डा बाय 2 इक्वल x2 इक्वल टू 0। अब व्हाट इज डा बाय x1? डा बाय f बाय डा बाय x1, अगर मैं डिफरेंशिएशन लूं तो आई हैव टू टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। सो सी केयरफुली, differentiation with respect to x1, differentiation with respect to x2. So first of all we will think about the differentiation with respect to x1. See carefully. So da by f by da by x1 equal to 8x2. x1 के साथ differentiation है तो 8 और x2 should be treated as a constant, बाहर आ गया। तो x1 into इस पूरे जमात का x डेरिवेटिव, तो da by x equal to x1b और पूरा ब्रैकेट एज इट इज। सी केयरफुली, x1 का डेरिवेटिव पहले ले लिया ब्रैकेट कांस्टेंट प्लस x1 एज इट इज ब्रैकेट का डेरिवेटिव। अब ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या है? पहले तो 1/2 नीचे आएगा, उसके बाद में इसके बाद से 1/2 माइनस 1। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का पावर माइनस 1/2। अब ये हो गया किसका डेरिवेटिव? अब मुझे चाहिए इंटरनल क्वांटिटी का डेरिवेटिव। तो इंटरनल क्वांटिटी का डेरिवेटिव मतलब इस पूरे ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव, जिसमें 1 शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, x2 शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट बिकॉज डेरिवेटिव इज विथ रिस्पेक्ट टू x1। सो x1 का डेरिवेटिव आया -2x1, क्योंकि माइनस साइन था। फिर उसको कैसे लिखा? ध्यान से देखना, दिस स्टेटमेंट एज इट इज x1 और x1 2x और 2 and 2 विल गेट कैंसल, x1 and x1 स्क्वायर, माइनस के लिए माइनस, ये वाला माइनस 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिया, बाद में आसान जाए इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये भी अंडर रूट ये भी अंडर रूट, तो इसका आंसर होगा 1 डिवाइडेड माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का 1/2। इतना क्लियर हो गया? 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का 1/2। इतना क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर हो गया हो तो अब जरा ध्यान से देखना इधर, समझे? लेकिन अब इक्वेशन क्या कहता है कि इफ दिस इज द इक्वेशन डा बाय एफ बाय डा बाय x1 इक्वल टू 0। अब डा बाय एफ बाय डा बाय x1 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? 8x2 ये पूरा इक्वल टू 0। अब ये 8x2, हाँ ये बात कहना भूल गया मैं, ये x1 स्क्वायर और ये x1 स्क्वायर माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस 2x1 स्क्वायर। सो सी केयरफुली, 8x2 इंटू दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां से दो ऑप्शन निकलते हैं, ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 0, यानी बचा क्या? 8x2 इंटू न्यूमरेटर इक्वल टू 0। अब 8x2 इंटू न्यूमरेटर इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स या तो x2 इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो 1 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। इसको छोड़ दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर करते हैं। यहां तक इक्वेशन 3 आया था, इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर करते हैं। अब ध्यान से सुनो, फर्क क्या है? इसी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1 लिया, अब इसी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे, x2 लेंगे तो चेंज क्या होगा? यहां पर x2 बाहर निकला था, अब x1 बाहर निकलेगा। जो रोल x1 कर रहा था वही रोल x2 करेगा,
तो सिमिलरली, क्योंकि सेम प्रोसीजर रिपीट होने वाली है बच्चों, ध्यान से देखोगे तो सिमिलरली इक्वेशन विल बी 8x1 8x2 की जगह, या यहां पर देखो 1 माइनस एक्स1 स्क्वायर 2x1 स्क्वायर था, तो अभी x1 स्क्वायर 2x1 स्क्वायर तो 2x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का 1/2. दिस अगेन इक्वल टू 0. दैट मीन्स या तो x1 इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो 1 माइनस 2x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा. इक्वेशन 5. इक्वेशन 4 एंड 5 अगर साथ में देखें तो क्या पता चलेगा? इक्वेशन 4 पर से x2 स्क्वायर की वैल्यू निकलती है, वो x2 स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 5 में पुट करूं तो क्या होगा? देखो 1 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0. सो x2 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2x1 स्क्वायर. So 1 minus x1 square minus 2x2 square equal to 0. 1 minus x1 square minus 2 into 1 minus 2x1 square equal to 0. So ये इक्वेशन कन्वर्ट होके क्या बना बच्चों? ये इक्वेशन कन्वर्ट होके, अब जरा ध्यान से देखना, ये इक्वेशन कन्वर्ट होके बना 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x1 इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√3. तो x2 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x1 स्क्वायर 2x1 स्क्वायर, तो x2 स्क्वायर भी इक्वल टू 1 प्लस और माइनस 1/√3. अब ध्यान से देखना, जो चीज मैं बताना चाहता था वो, ठीक है, सब लोगों का ध्यान मेरी तरफ रहे. ठीक, मैं फिर से ये पेज प्रीवियस ले रहा हूं. पता क्या चला? पता ये चला कि 1/√3 एंड 1/√3 मेरे काम का है, प्लस और माइनस 1/√3 प्लस और माइनस 1/√3. लेकिन 0 और 0 भी मिला है. इज इट क्लियर? 0 और 0 भी मिला है, तो मुझे उसके केसेस में भी देखना पड़ेगा. 0 और 0 के केस कंसीडर करके भी मुझे देखना पड़ेगा. इज इट क्लियर? अगर 0 एंड 0 केस कंसीडर करके भी देखो तो क्या मिलेगा? ठीक है, अब ध्यान से देखना. तो टोटल पॉइंट्स कितने मिलेंगे बच्चों? तो टोटल पॉइंट्स मिलेंगे, ध्यान से देखो, 0 0 0 माइनस 1/√3 0 कॉमा प्लस 1/√3 माइनस 1/√3 कॉमा 0 प्लस 1/√3 कॉमा 0 माइनस 1/√3 1/√3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3 1/√3. अब ये इतने पॉइंट्स मिले तो क्या मैं हेसियन मैट्रिक्स सभी पर चेक करूं क्या? ना. उन्होंने मुझे क्या कहा था? उन्होंने मुझे कहा था मैक्सिमम वैल्यू, है ना. तो मैक्सिमम वॉल्यूम में अगर एक पॉइंट पूरा 0 हो तो वो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा क्या? नहीं. इसका मतलब 1 2 3 4 5 कैंसल. अंडरस्टूड? फिर अब मुझे बोलो, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो चलेगा क्या? नहीं. इसका मतलब ये और ये भी कैंसल. बचा क्या? माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3. दोनों में से ही कंसीडर करूंगा, और पर्टिकुलरली जिसको बॉक्स किया है उसको कंसीडर करूंगा, यानी 1/√3 1/√3 को कंसीडर करूंगा. यानी अब अल्टीमेटली बच्चों मुझे हेसियन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा तो ही मैं ये चीज सॉल्व कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं. जरा ध्यान से देखना इसकी तरफ. तो हेसियन मैट्रिक्स कंसीडर करना है, इसका मतलब मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए हायर ऑर्डर का. डन. तो वो क्या होगा? ∂2 by ∂x1 स्क्वायर, सिमिलरली ∂2 by ∂x2 स्क्वायर, ∂2 by ∂x1 x2 स्क्वायर. तो ध्यान से देखना बच्चों मैंने किया क्या है. ठीक है, उसके पहले मैं ये ∂x1 यहां पर ले लेता हूं, सो दैट आपको मुझे बताने के लिए आसानी जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले ये फिर से बता दूं, 8x2 मेरे पास है, 1 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय ये है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, डाबा बाय डाबा x1 डबल डेरिवेटिव है तो 8x2 एज इट इज रखा, ये ब्रैकेट न्यूमरेटर भी एज इट इज रखा. फर्क सिर्फ इतना है, डिनोमिनेटर को मैं क्या करके ऊपर लेके गया न्यूमरेटर में, तो जो पावर प्लस था वो माइनस हो गया. ध्यान से देखना, तो 8x2 1 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का -1/2 बना. समझे? का क्या बना? -1/2. अब ध्यान से देखना, ये जानबूझकर ऐसा ही रख रहा हूं मैं,
ठीक है, सो दैट आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो, 8x2 एज इट इज, क्योंकि x2 का कोई लेना देना नहीं है, मुझे उसके साथ डेरिवेटिव चाहिए ही नहीं। अब के फिर मैं क्या करूं, फिर डेरिवेटिव चाहिए किस किस का, अब डेरिवेटिव चाहिए 8x2 तो बाहर आ गया, डेरिवेटिव निकलेगा फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का। ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म का टर्म यानी पहले टर्म का डेरिवेटिव, यानी 1 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1। 1 should be treated as a constant, x2 should be treated as a constant. So 2x1 square का डेरिवेटिव आया माइनस 4x1, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, प्लस फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, माइनस क्या लिखूं 1/2 एज इट इज। माइनस 1/2 क्यों, क्योंकि अब मुझे सेकंड का डेरिवेटिव चाहिए, माइनस 1/2 का डेरिवेटिव पहले माइनस 1/2 आया। अब इंटू 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2 इंटू इंटरनल क्वांटिटी का डेरिवेटिव x1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x1। अब ये जब सब चीज हो गई, तो जब मेरा काम क्या था, मुझे डेरिवेटिव लेना था, मुझे डिवाइड रूल नहीं चाहिए था, डिवीजन वाला रूल नहीं चाहिए था, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, इसीलिए मैंने मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगाया। a डिवाइडेड बाय b लगाने से बेहतर है मैंने a इंटू बी लगाया। अब मैं वो वैल्यू वापस ले लेता हूं, इसका मतलब ये माइनस 1/2 नीचे ले लूंगा, ये माइनस 3/2 नीचे ले लूंगा, तो क्या होगा 4x1 माइनस 4x1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का 1/2। डन। नेक्स्ट 1 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, दिस 2 and this 2 will get cancel, this minus and this minus will be plus, तो प्लस x1, ये x1 एज इट इज, 1 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये एज इट इज, डिवाइडेड बाय दिस, तो 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3/2, माइनस 3/2 का प्लस 3/2। इतना क्लियर हो गया, इसको एज इट इज रखते हैं। सिमिलरली डेबा टू एफ बाय डेबा x2 स्क्वायर, वो क्या मिलेगा, हाँ एक चीज बताने हैं, ये x1 और ये x1 कॉमन निकाल सकता हूं, x1 कॉमन निकाल सकता हूं, तो आंसर होगा 8x1 x2 इन ब्रैकेट माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का पावर 1/2, 1 माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर वगैरह सब सिर्फ एज इट इज, सिर्फ मैंने x1 बाहर निकाला इधर का। सिमिलरली मैं डेबा टू एफ बाय डेबा x2 निकाल सकता हूं, वो क्या होगा 8x1 x2 एज इट इज, माइनस 4 के लिए माइनस 4 एज इट इज, ये भी एज इट इज, 1 माइनस 2x1 स्क्वायर नहीं, 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 2x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एज इट इज। इतना क्लियर हुआ, पूरा सेम रहेगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू x1 की जगह विथ रिस्पेक्ट टू x2, इतना ही चेंज होगा। अब इतना क्लियर हो गया हो तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना। अब मुझे चाहिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ डेबा एफ बाय डेबा x2 विथ रिस्पेक्ट टू x1, क्योंकि मुझे चाहिए डेबा टू एफ बाय डेबा x1 डेबा x2। सो डेबा एफ बाय डेबा x1 इक्वल ऑपरेटिंग ऑन डेबा एफ बाय डेबा x2। व्हाट इज डेबा एफ बाय डेबा x2? यू नो वेरी वेल डेबा एफ बाय डेबा x2 क्या है। सिमिलरली वाली कॉन्टेक्स्ट हमने पहले ही लिख दिया था यहां पर, समझे ना, सिमिलरली वाला कॉन्टेक्स्ट हमने पहले लिख दिया था, फिर से एक बार दिखा दूंगा। व्हाट इज डेबा एफ बाय डेबा x2? सी केयरफुली, 8x1 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस 2x2 स्क्वायर यहां पर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का 1/2, ये अंदर ले लिया पूरा। इज इट क्लियर? अब मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, इसका काम खत्म है बच्चों। मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो अब ये पहली टर्म हुई, ये दूसरी टर्म हुई, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, वो तीसरी टर्म होगी, यानी u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अंडरस्टूड? u इंटू वी u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। इतना क्लियर हुआ? अब u इंटू वी इंटू डब्ल्यू यानी मुझे क्या करना है, मुझे करना है, ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन लेना है, तो जरा ध्यान से देखना। पहला टर्म एज इट इज, दूसरा भी और तीसरा भी, u को कांस्टेंट रखूंगा, v एंड w का अल्टरनेट डेरिवेटिव लेता जाऊंगा। सो सी केयरफुली,
पहले x1 का डेरिवेटिव लिया 8, दूसरा और तीसरा कांस्टेंट, फिर 8x1 एज इट इज रखा, दूसरे टर्म का विथ रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव, इस x1 का डेरिवेटिव निकलेगा 1 and 2 कांस्टेंट, तो 2x1, ध्यान से देखना, तीसरा भी कांस्टेंट, फिर 8x1 कांस्टेंट, सेकंड ब्रैकेट कांस्टेंट, अब तीसरे का डेरिवेटिव -1/2, 1 प्लस x 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का -3/2 इंटू 2x1, 2 विल गेट कैंसल, माइनस माइनस विल बी प्लस, x1 होगा ये। सो सी केयरफुली क्या होगा, ध्यान से देखना, पहला 8, इज क्लियर, 8, अंडरस्टूड, ठीक है। शायद से थोड़ा सा ये हो गया बच्चों, यहां पर 8 लिख लेना, एक चीज मिसमैच हो गई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 8 लिख लेना यहां पर, ठीक है। सो 8 इंटू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एज इट इज, ये ऊपर का नीचे लेके गया, अब 2 इंटू 8 16, ये x1 और ये x1 का स्क्वायर, सो माइनस 16x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1/2 का +1/2, अब 2 विल गेट कैंसल, डन, 8 एज इट इज, x1 एंड x1 स्क्वायर, 1 माइनस, अंडरस्टूड, 1 माइनस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीज हो गए, ठीक है, ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाय ये -1/2 का यहां पर क्या हो गया +3/2, ठीक है, -3/2 का +3/2, इतना करेक्शन कर लेना, मैं खुद कर रहा हूं, ध्यान से देखना, +3/2 और यहां पर 8 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब देखो, इतना क्लियर हो गया हो तो अब जरा ध्यान से देखोगे तो क्या पता चलेगा, अब ये पता चलेगा कि ये पूरी चीज मुझे एट 1/√3 चेक करनी है, तो जहां जहां वैल्यू है वहां पर 1/√3 लोगों, आंसर मिला -96। बच्चों ये 0 हो गया है, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिया है, इसलिए बुक में का आंसर थोड़ा सा चेंज मिलेगा, ये पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो आंसर मिला -96, हमें इस -96 से लेना देना है, ठीक है, पर्टिकुलरली माइनस से लेना देना है। पहले का आंसर -96, दूसरे का भी आंसर -96 और तीसरे का आंसर आया -48, ठीक है, तीसरे का आंसर आया -48। तो जरा ध्यान से देखना, ये -48 आंसर आया, अंडरस्टूड। तो अब मेरे काम की जो चीज है वो ये, अब मैं लिखूंगा हेसियन मैट्रिक्स, सो सी केयरफुली, अब मैं लिखूंगा हेसियन मैट्रिक्स, यहां पर देखना, ये पूरी वैल्यूज आ गई। व्हाट इज हेसियन मैट्रिक्स, J इक्वल टू ∂2f by ∂x1 स्क्वायर, ∂2f by ∂x1 ∂x2, ∂2f by ∂x1 x2, ∂2f by ∂x2 स्क्वायर। फिर मैं लिखूंगा J2 एंड J1 डिटर्मिनेंट्स, J1 एंड J2 डिटर्मिनेंट्स लिखे। अब उसकी वैल्यूज फाइंड आउट की बच्चों, सी केयरफुली, नेचर ऑफ J1 एट 1/√3 1/√3 माइनस नेचर ऑफ J2 एट 1/√3 1/√3 प्लस वैल्यूज पुटअप करने के बाद वैल्यूज आ गई 96 96 एंड 48, 96 -96 -48 -48 -96। नेचर ऑफ J1 मिला निगेटिव, नेचर ऑफ J2 मिला पॉजिटिव, तो ये क्या बना, ये बना रिलेटिव मैक्सिमम। याद रखो, जो हेसियन मैट्रिक्स हमने कल पीपीटी पे समझाया था ना, वो टेबल देखना, वो टेबल 4-5 पॉइंट के लिए था, इसीलिए यहां पर मैं 10 पॉइंट वेरीफाई नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने कंसीडर करके जो पॉइंट मेरे काम का था वो पॉइंट कंसीडर किया। तो अब क्या बना, -96, ये माइनस ये प्लस, तो बना रिलेटिव मैक्सिमम, हेंस द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम एट 1/√3 1/√3। अब 1/√3 1/√3 पर मैक्सिमम हुआ तो मुझे फंक्शन की वैल्यू भी तो फाइंड आउट चाहिए, मुझे उसका वॉल्यूम तो चाहिए, तो उसके लिए मुझे x3 निकालना पड़ेगा। सो x3 इक्वल टू 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर था ना, तो 1 माइनस 1/3 1/3, इसका टोटल आंसर मिला फिर से 1/√3, अंडरस्टूड, फिर से 1/√3, यानी x1 x2 x3 1/√3। फिर ये मैंने ओरिजिनल जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वहां पर पुटअप कर दिया, तो फाइनल आंसर क्या मिला, 8 इंटू 1/√3 1/√3 1/√3, तो 8 इंटू 3√3। So the given problem is solved
and we got the formula, we got the box of maximum volume, particularly कितना हो गया उस मैक्सिमम वैल्यू, उसका कितना आया 8/3√3। इतना क्लियर हुआ? तो ये याद रखिए। और ये प्रॉब्लम के साथ आज का लेक्चर मैं यहां पर टर्मिनेट करता हूं, और मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा जो इसी प्रॉब्लम्स और 2-3 प्रॉब्लम्स हम इसके देखेंगे, फिर हम इसके लैग्रेंजेस मेथड पर जाएंगे, फिर हम उसका सिंगल वेरिएबल वाला भी और एक प्रॉब्लम में देखने का ट्राई करूंगा, एंड अल्टीमेटली हम ये पूरा मेथड क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और एक इसका प्रॉब्लम देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।